हेलो बच्चों, ये है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की फर्स्ट सीट का सॉल्यूशन। तो देखते हैं, आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप उसे देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें, द यूनिट ऑफ चार्जेस। इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला था कूलम्ब, दूसरा फैराडे, तीसरा बोथ ए एंड बी और चौथा नन। तो इसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब। कूलम्ब और फैराडे दोनों होती है। तो जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम्ब और फैराडे दोनों होती है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा कूलम्ब और फैराडे बोथ, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 1 फैराडे इज इक्वल टू। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1 फैराडे इज इक्वल टू। तो ये भी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो 1 फैराडे की वैल्यू होती है, 1 फैराडे ये होता है 96500 कूलम्ब, इसके बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी 96500 कूलम्ब। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इन सीजीएस यूनिट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के इज। के की वैल्यू सीजीएस यूनिट में क्या होती है? तो आपको यहाँ पे जो के दिया गया है वो कौन सा है, कूलम्ब लॉ वाला। कूलम्ब लॉ, कूलम्ब लॉ में आपको फोर्स बताया गया था, एफ की वैल्यू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये के की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सीजीएस यूनिट में पूछ रहा है। जो के की यूनिट एसआई यूनिट में वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, बट यहाँ पे जो सीजीएस यूनिट में वैल्यू होती है वो होती है 1। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि के की जो सीजीएस यूनिट में वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द चार्ज वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में बताया था कि जो चार्ज है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। चार्ज की सबसे पहले डिस्कवरी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। उन्होंने बताया था कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, इसका ऑप्शन होगा हमारा ए। तो सबसे पहले चार्जेस की डिस्कवरी किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू 1 कूलम्ब चार्ज इज। तो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हमें 1 कूलम्ब चार्ज चाहिए तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने आपको लेक्चर में बताया भी है, और यहाँ पे भी एक बार सॉल्व करके बता देते हैं कि किस तरह से हम निकालते हैं। अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। मान लेते हैं हमने n इलेक्ट्रॉन लिया, तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? n मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। मान लेते हैं हमने n इलेक्ट्रॉन लिया, तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज टोटल कितना हो जाएगा? n मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, जिसकी वैल्यू क्या 1 लेनी है। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में बनेगा, तो 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6। इसे हम इस तरह से लिख रहे हैं 10 इंटू 10 पावर 18 अपॉन 1.6। हमने इसकी एक पावर कम करके 10 के फॉर्म में लिख दिया है। तो 10 और 1.6 को जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है कुछ 8.25। ये वैल्यू आती है 8.25 इंटू 10 टू द पावर 18। यानी हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, 8.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी अगर हमें 1 कूलम्ब चार्ज चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 का ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 3 कूलम्ब, बी ऑप्शन है 3/5 कूलम्ब, सी ऑप्शन है 8/9 कूलम्ब एंड डी ऑप्शन है 5 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे 3 कूलम्ब चार्ज ये तो पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमें 1 कूलम्ब चार्ज चाहिए होता है तो हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है?
8.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ये क्या है? नंबर है। ये क्या है? कह सकते हैं नेचुरल नंबर हो सकता है। तो अगर हम 3 कूलम चाहिए, 4 चाहिए, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फ्रैक्शन में नहीं होंगे। मतलब ये तो हमारा पहला पॉसिबल है। अब देखते हैं 3/5। अगर हमें 1 कूलम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3/5 कूलम के लिए कितना चाहिए? 3/5 इंटू 8.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 8 बन जाए, 5 बन जाए, 5, ये होगा 32, 5 6 जा 30, 5 5 जा, ये होगा 1.65 इंटू 3, यानी 3 इंटू 1.65 इंटू 10 टू द पावर 18। तो ये भी क्या आएगा? एक नंबर ही आएगा, एक सिंपल नंबर आएगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्योंकि ये फ्रैक्शन नंबर नहीं बन रहा है। आगे देखते हैं सी। अगर 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8/9 कूलम में कितने चाहिए? 8/9 कूलम में चाहिए हमें 8/9 इंटू 8.25 इंटू 10 टू द पावर 18। 1 कूलम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन, तो 8/9 कूलम के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 8/9। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आएगी। आप इसे सॉल्व करते जाएंगे, पॉइंट में आता चला जाएगा। ये कभी एक पूरा नंबर नहीं बनेगा, ये वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आएगी। तो फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल तो हो नहीं सकते। हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हम उसे कट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये वैल्यू क्या होगी? पॉसिबल नहीं होगी। मतलब कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज द कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मैंने आपको चार्ज प्रोड्यूस करने के 3 मेथड बताए थे। पहला क्या था? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा था चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एक बार तीनों चीजें मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। यहाँ पे हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक रॉड है, ये एक दूसरा रॉड है। जब हम इसे रब करते हैं तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर होता है, तो एक पे प्लस चार्ज आता है, दूसरे पे माइनस चार्ज आता है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पे प्लस चार्ज, जिस पे जाता है उस पे माइनस चार्ज। ये हमारा पहला मेथड था। दूसरा मेथड था इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या था? जैसे हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है। ये मान लेते हैं हमारे पास अनचार्ज बॉडी है। जब इस बॉडी को हम इसके पास ले जाते थे तो ये क्या करता था? इसके अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता था। और जब हम उसे अर्थ कर देते थे, जैसे हम इसके पास लेके जाएंगे तो इस पे प्लस चार्ज है तो ये इसके माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था और प्लस चार्ज को रिपेल कर देता था। अब जैसे ही हम इसको ग्राउंड करेंगे तो प्लस चार्ज क्या होगा? ग्राउंड में चला जाएगा और इस बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। तो ये क्या था? हमारा इंडक्शन मेथड। नेक्स्ट था हमारा कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लेते हैं एक बॉडी के ऊपर चार्ज है, दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है। अगर हम इसे किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो इसका चार्ज क्या होता है? इसके ऊपर भी चार्ज आता है, तो दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो ये हमारा क्या था? कंडक्शन मेथड की वायर से कनेक्ट करने के बाद एक का चार्ज दूसरे पे मूव कर जाए, ये हमारा था क्या था? कंडक्शन मेथड। और इसमें हमने आपको बताया था कि कनेक्शन के बाद अगर मान लेते हैं इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो Q1 बाई Q2 इक्वल टू R1 बाई R2 के फॉर्म में होता था। तो ये था हमारा कंडक्शन मेथड। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हमारा पहला ऑप्शन है चार्जिंग ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी। तो ये हो सकता है हमारा कि जैसे हम चार्ज और अनचार्ज बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं तो उस तरह से चार्ज प्रोड्यूस हो जा रहा है, उस तरह से चार्ज प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा है? होगा ए। जब भी हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज से कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है? वो भी चार्ज हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है when we supply positive charge to a soft bubble then its radius will, पहला इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, तीसरा रिमेन सेम और चौथा कह रहा है कांट से। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक सॉफ्ट बबल है और उसके ऊपर हम
कोई भी चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, तो उसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। मान लेते हैं हमारे पास ये एक सोप बबल है, अब हमने इस पे प्लस चार्ज दे दिया, ये इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो ये जो प्लस चार्जेस हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये प्लस चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा, फैलता चला जाएगा। अब आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उन्हें ज्यादा एरिया चाहिए, इसलिए ये सोप बबल को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जिसलिए इसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो चार्ज देने पे किसी भी सोप बबल का रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, इंक्रीज, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ 300 इलेक्ट्रॉन और रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी देन चार्ज अराइज ऑन इट विल बी। कह रहा है कि अगर एक बॉडी से हमने 300 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उस पर कितना चार्ज आएगा। मान लेते हैं ये एक बॉडी है, इसमें से हमने 300 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 300 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते तो कितना चार्ज निकाला, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज हमने निकाल दिया। ओके, तो अगर हमने 300 इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना चार्ज निकाला, 300 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, हमने इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब कौन सा चार्ज निकाला, नेगेटिव चार्ज। हमने नेगेटिव चार्ज जब निकाल दिया तो उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि उसमें प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हो जाएंगे। जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हो जाएंगे, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए उस बॉडी पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या चार्ज होगा, प्लस चार्ज। 16 इंटू 3 4.8, और ये दो पावर कम हो जाएगी 10 टू द पावर 17। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 4.8 इंटू 10 टू द पावर 17, और ये वैल्यू क्या होगी, प्लस में। ओके, 10 टू द पावर माइनस 17। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम्ब। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, इफ देयर आर टू बॉडीज हैविंग 40 कूलम्ब एंड 90 कूलम्ब चार्ज and radius are 5 cm and 8 cm respectively, then after connecting body what are the charges on both bodies। तो हमें सिंपली कह रहा है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, मान लेते हैं ये हमारी पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। पहली बॉडी पे चार्ज है 40 कूलम्ब और दूसरी बॉडी पे चार्ज है 90 कूलम्ब। पहली बॉडी का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरी बॉडी का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि हमने इसे एक वायर से कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि अब हमने इस दोनों बॉडीज को क्या कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो आफ्टर कनेक्शन हमें क्या बताना है, इनके ऊपर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि इन दोनों पे क्या चार्ज आएगा आफ्टर द कनेक्शन। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि चार्जेस को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसलिए आफ्टर द कनेक्शन एंड बिफोर द कनेक्शन जो भी चार्ज होगा वो सेम होगा। पहले जो चार्ज होगा बाद में भी वही चार्ज रहेगा। तो मान लेते हैं कनेक्शन के बाद इस बॉडी पे चार्ज आ गया Q1, इस बॉडी पे चार्ज आ गया Q2। तो पहले जो चार्ज था और बाद में जो चार्ज आया दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो यहां से हमें Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 130। ओके, अब हमने पढ़ा था कि कंडक्शन मेथड में जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, उनकी रेडियस के। तो यहां से हम कह सकते हैं Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू क्या होगी, R1 अपॉन R2, या कहें Q1 अपॉन Q2 होगा 5/8। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 5/8 Q2। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो Q1 की वैल्यू 5/8 Q2 प्लस Q2 इक्वल टू 130। एलसीएम लेते हैं, 5Q2 प्लस 8Q2 अपॉन 8 इक्वल टू 130। यहाँ आएगा 13Q2 अपॉन 8 इक्वल टू 130, जिसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से Q2 इक्वल टू 130 इंटू 8 अपॉन 13। ये कैंसिल होगा, 10 होगा, तो 10 इंटू 8 80। तो यहां से हमें Q2 मिला 80, यानी इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा,
80 कूलम। अब Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 130 है, तो यहां से Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 माइनस Q2 मतलब 80, तो ये हो जाएगा 50 कूलम, यानी इस पर चार्ज आएगा 50 कूलम का। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन है 50 और 80, तो 50 और 80 हमारे सी ऑप्शन में है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, सी ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कैलकुलेट द नेगेटिव चार्जेस ऑन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है तो उस पर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा। तो कैलकुलेट करते हैं कि हमारे 100 ग्राम वाटर में कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो बच्चों जो हमारा वाटर होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसका फार्मूला क्या होता है H2O। इसका फार्मूला क्या होता है H2O, यानी उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा है, तो केवल हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। हमारे पास एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 + 8 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। यानी एक H2O के मॉलिक्यूल में, H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। यानी अगर हमारे पास एक H2O का मॉलिक्यूल हो तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। अब हमें पता करना है कि यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल कितने हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। ये सब चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, और अगर नहीं पढ़ी तो हमारी वेबसाइट पर जाकर, अभी हम जल्दी केमिस्ट्री का भी लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है N = वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे हमें 100 ग्राम वाटर दिया गया, तो 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है 18। H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 100/18। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हम अगर हमारे पास कोई एक मोल, कोई चीज 1 मोल है, तो उसमें 6.022 या कहें 23 इंटू 10⁻23 कितने पार्टिकल्स होते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं अगर हमारे पास कोई एक मोल है। तो हमारे पास H2O का कितना मोल है 100/18, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होंगे 100/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, अब इतने H2O मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास इतने मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे दिस मल्टीप्लाई बाई 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 100/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 10। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो आ जाएंगे यहाँ से अगर हम 1, 2 और 3 जीरो कैंसिल करें तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, और 6.023 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे हम तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.032 इंटू, यहाँ से हो जाएगा ये 10⁻23 + 3 26। तो ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हमें चार्जेस बताओ कितने होंगे, टोटल नेगेटिव चार्ज हमें बताना है। ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर चार्ज हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाई 0.032 इंटू 10⁻26। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो टोटल चार्ज आएगा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 5.34 इंटू 10⁻6। तो इतने कूलम चार्ज होगा हमारे पास।
तो हमारे पास टोटल चार्ज ये होगा। तो एक बार हम जल्दी से आपको रिवाइज करा देते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर का 11 का, ये ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम और रिवाइज करा देते हैं। हमें पूछा गया था कि अगर हमारे पास 100 ग्राम H2O है तो उस पर कितने निगेटिव चार्ज होंगे, उस पर कितना निगेटिव चार्ज होगा। तो H2O का हमारे जो वाटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? H2O। H2O मतलब हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। यानी H2O के एक मॉलिक्यूल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 10। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कितने चार्जेस हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो जाएगा 100/18, क्योंकि 100 ग्राम वाटर था और 18 क्या होता है इसका? मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है 100/18। अब आपको आवागाड्रो नंबर के बारे में बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई चीज 1 मोल होती है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻23। ये क्या है? हमारा आवागाड्रो नंबर। लेकिन हमारे पास 100/18 मोल है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 100/18 × 6.023 × 10⁻23। अब अगर एक मॉलिक्यूल होता तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाई 10। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है? चार्जेस की वैल्यू। टोटल चार्ज कितना होगा? तो अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता तो इतना चार्ज होता, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई दिस। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 5.34 × 10⁻6। तो हमारे पास इतने कूलम का चार्ज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है इफ 10⁻10 इलेक्ट्रॉन आर इंसिडेंट ऑन अ सब्सटेंस पर सेकंड देन अप्रॉक्स व्हाट टाइम शुड बी टेक बाय इट टू गेट 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज। कह रहा है कि अगर कोई सब्सटेंस है, हमारे पास मान लेते हैं ये एक सब्सटेंस है, इस पे हर एक सेकंड 10⁻10 इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है। 10⁻10 इलेक्ट्रॉन इस पे हर सेकंड टकरा रहा है। तो इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन टकराता, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर टकराता तो चार्ज आता 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ओके, लेकिन टकरा कितने इलेक्ट्रॉन रहे? इतने। तो टोटल चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा? पर सेकंड चार्ज, पर सेकंड चार्ज आएगा पर सेकंड 1.6 × 10⁻−19 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.6 × 10⁻−9। यानी हर सेकंड इतना चार्ज इस बॉडी को मिल रहा होगा। अब कह रहा है 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? तो मान लेते हैं n सेकंड लगेगा ये चार्ज, क्योंकि किसका है? 1 सेकंड का है। या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं 1 सेकंड में इतना चार्ज लग रहा है तो 1 मिनट में कितना लगेगा? चार्ज पर मिनट, चार्ज पर मिनट कितना मिलेगा हमें? ये 1 सेकंड का चार्ज है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो पर मिनट चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻−19 × 60। ओके, ये पर मिनट का चार्ज हो गया। अब अगर हम निकालना चाहे पर हावर कितना चार्ज होगा, कितना मिल रहा होगा 1 घंटे में, तो पर आवर का 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो मल्टीप्लाई बाई 60। ओके, तो इतना चार्ज हमें पर घंटे मिलेगा। अब अगर हम पर डे निकालना चाहें तो क्या करें? पर डे, इसके लिए 24 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो बेसिकली इस बॉडी को एक दिन में इतना चार्ज मिल रहा होगा। ओके, अब मान लेते हैं n दिन लग रहे हैं, n डेज लग रहे हैं 1 कूलम चार्ज होने में। तो टोटल n डेज में कितना चार्ज हो जाएगा? n डेज में कितना चार्ज हो जाएगा? एक दिन में इतना चार्ज, तो n डेज में मल्टीप्लाई बाई n 1.6 × 10⁻−9 × 60 × 24। ओके, अब जो n डेज में टोटल चार्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 कूलम। यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 1 कूलम के। तो इसकी वैल्यू n मल्टीप्लाई बाई 1.6 × 10⁻−9 × 60 × 60 × 24, इसको रख देते हैं 1 के बराबर। तो अगर हमें n निकालना है तो इसको दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा। 1/1.6 × 10⁻−9 × 60 × 60 × 24। ओके, इतने डेज लगेंगे 1 कूलम चार्ज होने में।
इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर आ जाते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा तो 10⁻+9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से एक जीरो कैंसिल, इसे 10 कर देते हैं 7। इस 24 को अगर 0.24 लिख दें तो 2 पावर और कैंसिल हो जाएगी, 10⁵ बचेगा। तो हमारे पास बेसिकली आ गया 10⁵ अपॉन 1.6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 0.24। लेकिन ये वैल्यू अभी भी काफी बड़ी है, ये नंबर ऑफ डेज निकल रहा है। आपको ध्यान देना है कि क्या निकल रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ डेज। हमने पहले ही इनको क्या माना था, 10 डेज, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अगर हमें इसे ईयर में कन्वर्ट करना हो तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो अगर इसे हम ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, 365 से डिवाइड कर दें, एन तब ईयर में चेंज हो जाएगा, एन ईयर। ये कितना हो जाएगा, 10⁵ अपॉन 1.6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 0.24 इंटू 365। अब ये क्या हो गया, ईयर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स 19 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लगभग हम मान सकते हैं 20 ईयर। ये आएगा लगभग 19 पॉइंट समथिंग, तो लगभग हम मान सकते हैं 20 ईयर। तो हमारा 1 कूलम चार्ज होने में बॉडी पर कितना लगेगा, 20 साल करीब। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जल्दी आपको बता देते हैं कि एक बॉडी है जिसपे 10⁻10 से इलेक्ट्रॉन पर सेकंड टकरा रहा है। तो हमें पूछ रहा है 1 कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेगा। तो ये 1 सेकंड में टकरा रहा है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन टकराता तो इतना चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन टकराते तो इतना चार्ज हो रहा है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 10⁻19 कितना हो जाएगा, -9। ये पर सेकंड का है। अगर इसे हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, हावर में कन्वर्ट करना है फिर 60 से और मल्टीप्लाई, डेज में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में 24 दिन, इसलिए 24 से मल्टीप्लाई। मान लेते हैं एन डेज में चार्ज 1 कूलम का हो गया, तो एन डेज में एक दिन का इतना चार्ज है, तो एन डेज का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई एन। अब एन की वैल्यू निकालनी है, कह रहा है ये टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम, तो इसको 1 के इक्वल रख दिया, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई ऑल दिस वैल्यू। ओके, लेकिन ये वैल्यू अभी काफी बड़ी है, मतलब कि काफी ज्यादा दिन आएंगे, तो हम उसे क्या कर देते हैं, ईयर में चेंज कर देते हैं। तो ईयर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 365 से डिवाइड, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, तो 365 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू करीब आएगी 19 पॉइंट समथिंग। तो अप्रॉक्स वैल्यू हमें पूछा गया, तो मान लेते हैं लगभग 20 साल। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 करा है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कंटेन 40 माइक्रोकूलम charge, another sphere of radius 3 cm contain 20 microcoulomb charge. If they are connected with a conducting wire, then the charge move from a sphere of radius 2 cm to a sphere of radius 3 cm. तो सिंपली कह रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसमें 40 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक दूसरी बॉडी है जिसपे चार्ज है 20 माइक्रोकूलम का। इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अगर हम इसे कनेक्ट कर दें एक कंडक्टिंग वायर से, ऐसा हम एक पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हमें पूछा गया था कि आफ्टर कनेक्शन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, अब कह रहा है इस बॉडी से इस पे कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो करते हैं इसे। तो आफ्टर कनेक्शन मान लेते हैं हमारे पास इस पे चार्ज हो गया Q1, इस पे चार्ज हो गया Q2, तो Q1 रेशियो Q2 कितना होगा, R1 रेशियो R2। तो यहाँ से Q1/Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। ओके, अब चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर कंडक्शन चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे। तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 प्लस 20, यानी Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हो जाएगी 60। अब यहां से अगर हम Q1 की वैल्यू निकालें तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी 2/3 Q2, यहां से हमने निकाला। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2/3 Q2 प्लस Q2 इक्वल टू 60। एलसीएम होगा तो 2Q2 प्लस 3Q2 अपॉन 3 इक्वल टू 60, यानी 5Q2 अपॉन 3 इक्वल टू 60। तो यहाँ से Q2 हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई
5/3, सॉरी 60 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 5 12 जा 12 3 जा 36, तो यहाँ से Q2 हमें मिल गया 36। इस पर चार्ज आएगा 36। ओके, अब Q1 निकाल ले, Q1 कितना हो जाएगा 60 माइनस Q2, 60 माइनस Q2 मतलब 60 माइनस 36, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, मतलब कि इस पे चार्ज कितना बचा 24। तो इस पे चार्ज हमें पूछा जा रहा है इस पे से इस पे, इस बॉडी से इस बॉडी पे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। पहले इस पे चार्ज था 40, अभी बचा कितना है 24, तो ट्रांसफर कितना होगा 40 माइनस 24 मतलब कि 16 माइक्रोकूलम, यानी 16 माइक्रोकूलम चार्ज इस पर से इस पर ट्रांसफर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है द फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन इज। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, रिपल्सिव लगेगा या कैसा लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है वो प्लस चार्ज होता है, डबल प्लस चार्ज होता है इसके पास, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिला के क्या बनता है अल्फा पार्टिकल। और प्रोटॉन हमारा कैसा होता है प्लस चार्ज, दोनों कैसे हैं प्लस चार्ज। और अगर सेम चार्जेस हो, लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है रिपल्सन, तो हमारे पास फोर्स कैसा होगा रिपल्सिव। ओके, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन होगा सही बी। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीट का, कह रहा है कि द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इज। तो ये कूलम्ब लॉ का क्वेश्चन है, सिंपली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएंगे तब भी हो जाएगा। कह रहा है कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक 3 माइक्रोकूलम का, दूसरा 5 माइक्रोकूलम का, उसे वैक्यूम में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो सिंपल कूलम्ब लॉ क्या कहता है कि एफ की वैल्यू क्या होती है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 क्योंकि माइक्रो लगा हुआ है, Q2 क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है पहले से मीटर में, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, या इसे कहें 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर। ओके, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर। 9 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर दिस 9 माइनस 6 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2, 9 3 जा 27 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 2 पर जाएगा तो प्लस 2, तो 9 माइनस 12 प्लस 2, 27 5 का कितना होगा 135। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10 टू द पावर 9 प्लस 2 11 माइनस 12 माइनस 1, तो ये हो सकता है 13.5 न्यूटन। तो ये फोर्स लगेगा हमारे चार्जेस के बीच में। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले सीट में, तब तक के लिए बाय बाय।